हाल ही में इसराइल और ईरान के बीच हुई जंग के खत्म होने के बाद भी इसराइल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। जी हाँ, भले ही ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने इसराइल पर हमले जारी रखने की कसम खाई है। यमन के हूती विद्रोहियों के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अल बुखैती ने घोषणा की है कि उनका समूह इसराइल के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखेगा। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों के बाद आया है। अल बुखैती ने सोशल मीडिया पर कहा कि हूती समूह तब तक अपने हमले जारी रखेगा जब तक गजा पर इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते और वहां की घेराबंदी नहीं हटा ली जाती। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम साबित करता है कि सैन्य बल ही एकमात्र भाषा है जिसे अमेरिका और इसराइल समझते हैं। ये बयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आया है। खास तौर पर 13 जून 2025 को इसराइल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों और इसके जवाब में ईरान द्वारा इसराइल और कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद हूती विद्रोही, जिसे ईरान समर्थित माना जाता है, उसने हाल के महीनों में गजा में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार की है। ये हमले तेज किए हैं। इनमें तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास हमले शामिल हैं। इसके जवाब में इसराइल ने भी यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि इसराइल पर हमले जारी रखने की बात को लेकर मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि अमेरिका और इसराइल का जंगबंदी की बात को स्वीकार करना ये दिखाता है कि वे यही भाषा समझते हैं। सैन्य कार्रवाई ही एक ऐसी भाषा है जिसे वे समझते हैं। अंसारुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ अपने हमले जारी रखेगा और जब तक कि गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रही इसराइल की सैन्य कार्रवाई बंद नहीं हो जाती और वहां से घेराबंदी नहीं हटा ली जाती, तब तक वे हमले जारी रखेंगे। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. अल बुखैती ने यह भी दावा किया कि हूती विद्रोही अपनी रक्षा क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से विकसित कर रहे हैं और वो किसी भी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। इस बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे जवाब देंगे। उन्होंने हूती हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि साल 2023 से ही हूती लड़ाके लाल सागर में इसराइल या इसराइल के समर्थक देशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। वे मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन हमलों के कारण लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे वैश्विक व्यापार को करीब $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। अगर हूती विद्रोहियों ने अपने हमले इसी तरह जारी रखे तो ये नुकसान बढ़ सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में जो इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध चला था वो अब समाप्त हो गया है। फिलहाल सीज फायर हो गया है। हालांकि मिडिल ईस्ट में अभी भी एक तरह से तनावपूर्ण शांति है। दोनों ओर भारी नुकसान हुआ है। ईरान को जहां नुकसान पहुंचा है तो वहीं इसराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान और इसराइल के बीच हालिया टकराव ने न सिर्फ सैन्य तनाव बढ़ाया बल्कि इसराइल की जमीन पर भारी तबाही भी छोड़ी है। अब इसराइल सरकार के सामने है एक नया संकट, मुआवजा दांव का सैलाब। गाजा में टूटे मकानों को आपने बारूद बनते देखा होगा और वहां बिछ रही लाशों पर भी दुनिया किस तरीके से चुप्पी साधे रखी उसको भी आपने सुना और देखा होगा। लेकिन इसराइल में अब कमोवेश ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं जो करीब करीब गाजा में देखने को मिलते हैं। जहां ईरान से जंग के बीच वहां भारी तबाही और टूटे मकानों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों ने इसराइल में भारी तबाही मचाई। हमलों में देश भर में 30,000 से अधिक इमारतें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। अब तक कुल 38,700 से ज्यादा मुआवजा दावे दर्ज हो चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यह अपने आप में ये बता रहा है कि आखिर ईरान ने इसराइल में किस कदर तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा नुकसान घरों और इमारतों को हुआ। 30,809 दावे केवल भवन क्षति के लिए किए गए। इसके अलावा 3713 वाहन और 4,085 घरेलू वस्तुएं और उपकरण भी मिसाइलों की चपेट में आई हैं। तेल अवीव सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा, जहां 24,932 से अधिक दावे दर्ज किए गए। वहीं अश्कलोन में भी करीब करीब 10,793 लोग मुआवजा मांग रहे हैं। इन आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी।
इसराइल के राष्ट्रीय कर प्राधिकरण ने कहा है कि यह संख्या अक्टूबर 2023 के हमलों में दर्ज दावों से कहीं अधिक है। लोग अब तक तत्काल राहत, पुनर्निर्माण, सहायता और बीमा दावों की प्रक्रिया में जुटे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 12 दिनों तक चले इस भयानक युद्ध में इसराइल के हमलों का ठीक वैसा ही जवाब ईरान ने भी दिया। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया और इसराइली शहरों को दहला डाला। इसराइल के तेल अवीव, हाइफा और बीर शेवा शहर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इसराइल की कई प्रमुख इमारतों को तबाह कर डाला, जिसमें मोसाद हेडक्वार्टर, IDF हेडक्वार्टर, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और सोरोका मेडिकल सेंटर शामिल है। साथ ही हाइफा बंदरगाह, हाइफा नौसैनिक अड्डे और तेल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है। यह संकट अब केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और मानवीय रूप ले चुका है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि यह टकराव और बढ़ा तो इसराइल की आंतरिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। मिसाइलें अब शांत हो चुकी हैं, लेकिन कई और लोग थे जो शांत हो चुके हैं, यानी जिनकी मौत हो गई है। इसराइल ईरान की इस युद्ध में इसराइल में करीब दर्जनों लोगों की मौत हुई, तो दूसरी तरफ ईरान में करीब 600 के आसपास मौतें दर्ज की गई। लेकिन उनके निशान इसराइल की जमीन पर गहरे छप चुके हैं। आने वाले हफ्तों में सरकार को न सिर्फ सुरक्षा बल्कि राहत और पुनर्निर्माण की चुनौती से भी जूझना होगा। बारह दिन के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच चली भीषण जंग थम गई है। दोनों देशों के बीच चली इस जंग में भयंकर तबाही मची, जबकि 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। इस जंग में ईरान के कई टॉप कमांडरों और वैज्ञानिकों की भी जान गई है। वहीं अब 2 हफ्ते के इंतजार के बाद ईरान अपने टॉप कमांडरों के शवों को दफनाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने 13 जून को दरअसल ईरान पर मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई जगहों पर अटैक किए गए थे, जिसमें 20 टॉप सैन्य कमांडर और कुछ परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। तभी से इन लोगों के शव रखे हुए थे, लेकिन अब सीज फायर के बाद इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA ने इसकी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस मौके पर हजारों ईरानी जुट सकते हैं। दरअसल ईरान पर किसी बड़ी शख्सियत के इजराइल या अन्य देश के हमले में मारे जाने के बाद भारी भीड़ जुटती रही है। इजराइल के हमलों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी भी मारे गए थे। उन्हें अयातुल्लाह खामेनेई का करीबी माना जाता है और वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेते थे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का गठन ही ईरान के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। ऐसे में इस फोर्स के प्रमुख को काफी पावर हासिल है और वो आमतौर पर खामेनेई का काफी करीबी व्यक्ति ही होता है। ईरान सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह 8 बजे मारे गए टॉप कमांडरों और साइंटिस्टों को दफन किया जाएगा।